Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anfal Institute of Health Sciences Lahore, and today we will discuss unit number 5, lecture number 2 of microbiology part C and today our topic is foodborne disease. कल हमने डिस्कस किए थे waterborne disease, कौन कौन से waterborne disease है, उनसे हम किस तरह अपनी प्रिवेंशन कर सकते हैं. एंड टुडे our topic is foodborne disease, food diseases जो कि अगर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या मुख्तलिफ केमिकल फूड को कंटेमिनेट करे, उसको हम फिर यूज़ करें तो उससे फूड बर्न डिजीज़ हमें कास हो सकती है, जिसमें बहुत सारे डिजीज़ है जिसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. किस तरह से ये ट्रांसमिशन होती है फूड बर्न डिजीज़ की, इसको 4 एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट नंबर फूड, अगर फूड कंटेमिनेटेड है उसको आपने कहा लिया पीसेस, एग्रीकल्चर को टच हो गया जिसमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन है या ऐसे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, या आपकी फिंगर के हाथ गंदे हैं, फ्लाइज कोई मक्खी आपकी खाने की चीज़ों पे आके बैठ गई जिसपे कोई इन्फेक्टेड चीज़ है, तो फूड बर्न डिजीज काज हो सकती है. हमारे साथ कुछ कॉमन फूड बर्न डिजीज है जिसमें सल्मोनेला है, इसमें डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, फीवर होता है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इसको हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस भी किए थे सारे डिजीज को. नेक्स्ट हमारे साथ है इकोलाई जो कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग काज कर सकता है. जाहिर सी बात है जो फूड बॉर्न डिजीज होते हैं वो हमारी स्टमक इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी फिर हमें क्रैम्प होती है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, पेशेंट को मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती है. लिस्टीरियोसिस है, नोरो वायरस है, हेपेटाइटिस ए है, ये सारे हमारे साथ फूड बॉर्न डिजीज है. नेक्स्ट हमारे साथ है किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन फूड बॉर्न डिजीज को. तो सबसे पहले तो अपनी पर्सनल हाइजीन है, हैंड वॉशिंग है, प्रॉपर सैनिटेशन है, प्रॉपर फूड को अच्छी तरह से कुक करे प्रॉपर टेम्परेचर पे. अगर उनमें कोई जर्म्स वगैरह है, खासतौर पर मीट को हम प्रॉपर तरीके से कुक करें, एग्स को प्रॉपर बॉयल करें, एंड जो कच्चा फूड है हमारे साथ और जो पका हुआ फूड है उसको अलग अलग रखिए ताकि उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो जाए. नेक्स्ट हमारे साथ है सेफ्टी मेजर्स टू कंट्रोल फूड बर्न डिजीजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन, ये हम सभी में डिस्कस करते हैं जिसमें हैंड वॉशिंग है, सेफ फूड हैंडलिंग है, ठीक है, अपनी जो सैनिटेशन है घर की, वॉशरूम्स की, प्रॉपर सारी चीज़ें उसमें आती है पर्सनल हाइजीन में. नेक्स्ट हमारे साथ है इंश्योर फूड सेफ्टी ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड कुकिंग. जब आप फूड को स्टोर करते हो तो फ्रीज़र में स्टोर करना चाहिए, फ्रिज में, ताकि प्रॉपर एनवायरनमेंट उसे मिले. जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो प्रॉपर हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन की प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए ताकि जर्म वगैरह उस पर ना लगे. प्रॉपर कुक होना चाहिए फूड को. अगर आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर वॉश करके खाएं ताकि अगर बाहर कोई इन्फेक्टेड चीज उस पर लगी भी हो तो वो क्लियर हो जाए. स्पेशली जो हमारे साथ अंडर कुक फूड जिसमें मीट्स, एग्स एंड सी फूड आते हैं, उसको प्रॉपर कुक करके अगर खाया जाए तो मुख्तलिफ इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं. हैंडल फूड सेफ्टी ड्यूरिंग सर्विंग एंड कंजप्शन, मतलब प्रॉपर यूटेंसिल को, क्लीन यूटेंसिल को हम यूज़ करें ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन कम से कम हो. एंड जिस फूड के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उस पर हम उसको मेंटेन रखें. नेक्स्ट हमारे साथ है प्रैक्टिस प्रॉपर फूड स्टोरेज एंड प्रिवेंशन, एजुकेट एंड रेज अवेयरनेस इन द कम्युनिटी एंड फॉलो फूड सेफ्टी रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस को हमने पिछली क्लास में भी डिटेल से डिस्कस किया था. किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को, अपने घर वालों को एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग वाटर बोर्न इन्फेक्शन, रिगार्डिंग फूड बोर्न डिजीजेस, किस तरह से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को, अपने एनवायरनमेंट को इन्फेक्शियस फ्री कर सकते हैं.
मुख्तलिफ जो हमारे साथ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो गाइडलाइन है, उनके जो रेगुलेशन है, उनको फॉलो करनी चाहिए। जो WHO ने हमें रेगुलेशन बताए हैं अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में, सेफ्टी फूड हैंडलिंग के बारे में, स्टोरेज के बारे में, कुकिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों को हमने फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे साथ है डिफरेंस बिटवीन फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग। इसमें सिंपल सा डिफरेंस क्या है? फूड इन्फेक्शन जब आप कोई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू फूड और वाटर, तो हम इसके जरिए जो इन्फेक्शन होता है उसको हम फूड इन्फेक्शन कहते हैं। और फूड पॉइजनिंग आपने कोई टॉक्सिन या बैक्टीरिया या अदर पैथोजन को फूड के जरिए इंजेस्ट कर लिया, तो उससे फूड पॉइजनिंग होता है। जो टाइम ऑनसेट है, इंक्यूबेशन पीरियड है फूड इन्फेक्शन का, थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्गर प्रोसेस है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जल्दी अपने साइन सिम्टम शो कर लेते हैं। अगर हम कॉजेक्टिव एजेंट की बात करें तो फूड इन्फेक्शन हमारे साथ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, मुख्तलिफ चीज़ों से काज हो सकता है, जबकि फूड पॉइजनिंग बैक्टीरियल टॉक्सिन, मोल्ड्स एंड मुख्तलिफ पैथोजन के जरिए काज हो सकता है। सिम्टम कब तक शो हो सकते हैं? In food infection, symptoms may take hours to days to appear, while in food poisoning, symptoms may occur rapidly after consuming contaminated food. For example, Salmonella, E. coli, Listeria and Campylobacter ये हमारे साथ फूड इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं, जबकि फूड पॉइजनिंग में हमारे साथ स्टेफाइलोकोकस एवरीज एंड क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम ये हमारे साथ उसके एग्जाम्पल हैं। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन क्या है? कौन सी सोर्स कंटेमिनेट हो जाए तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड, वाटर ड्यूरिंग ग्रोइंग, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज। और फूड पॉइजनिंग किस तरह से हमें हो सकता है? कंटेमिनेटेड फूड, टॉक्सिन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज। चाहे जिस भी स्टेज में ये टॉक्सिन फूड को लग जाए तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? दोनों की प्रिवेंशन सेम है। Proper food handling, storage, and cooking practice, proper hand washing, proper washing of fruit and vegetables, safe water stores, and good personal hygiene. कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है हमारे साथ? फूड इन्फेक्शन रॉ और अनकुक मीट खाने से हो सकता है। एग्स अगर हम अनकुक खाएं, अनपास्चराइज डेयरी मिल्क, अगर हम मिल्क को यूज करें तो प्रॉपर बॉयलिंग या पास्चराइज करना चाहिए, तो उससे जो फूड इन्फेक्शन है उसके चांसेस कम से कम हो सकते हैं। Food poisoning, ready to eat food, processed food, food handled by infected individual। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस फूड होता है, बाहर के खाने होते हैं या कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको हैंडल करे, तो उसी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे साथ है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज हमारे साथ वो डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट हो सकते हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, जो कि मुख्तलिफ डिजीज को ह्यूमन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट कंटेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट। जिसमें हमारे साथ रेबीज आता है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और रेबीज हमारे साथ डॉग्स या बैट से ट्रांसफर हो सकता है। लाइम डिजीज है हमारे साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अगर जो टिक होते हैं उन हमें बाइट करे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन काज हो सकता है। एंथ्रैक्स हमारे साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे स्किन, लग्स या GI ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकता है। इबोला वायरस हमारे साथ एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हेमोरेजिक फीवर काज कर सकता है, बहुत सीवियर। और ये हमारे साथ बैट्स या प्राइमेट से काज हो सकता है। टोक्सोप्लाज्मोसिस हमारे साथ एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद कैट फीसिस और कंटामिनेटेड सॉइल और फूड की वजह से काज हो सकता है।
अब इनको हम प्रिवेंट किसी तरह कर सकते हैं जूनोटिक डिजीज को। हमें चाहिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें जो वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल हैं। उनकी प्रॉपर हाइजीन की ख्याल रखना चाहिए, अपनी हाइजीन की प्रॉपर अलग जो मीट हम जो खाना के खिलाते हैं एनिमल्स को, उनके लिए अलग जगह अलग बॉल होना चाहिए, उसको ह्यूमन यूज ना करें। एंड यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग टू अवॉइड टिक एंड मॉस्किटो बिट। अगर हम रात में सोते हैं तो हमें चाहिए कि प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज करें, मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए मच्छरदानी यूज करें। It is also important to seek medical attention promptly if symptoms of a zoonotic disease develop, especially after contact with animal or exposure to high-risk environment. अगर कोई इन्फेक्ट हो भी गया, कंटेक्ट हो गया आपका किसी एनिमल के साथ, इसने काट लिया, हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें, हॉस्पिटल जाए, नियरेस्ट करीबी क्लिनिक जाए, जिसकी जो वैक्सीनेशन होती है या इंजेक्शन होता है वो फौरन लगाए, ऊन को क्लीन करे ताकि हमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। तो ये था हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया लेक्चर को देखने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पार्ट सीन है। इसके साथ हमारा जो सीन है माइक्रोबायोलॉजी है वो ख़त्म हो गया है। अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।